कलयुगी बेटे की करतूत। एक टुकड़े जमीन के लिए कैसे अपनी मां को पागल बनाया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की कहानी में। आज प्रिया पूरे 4 साल बाद विदेश से भारत लौट रही थी। उसका मायका भारत में था, जबकि वह स्वयं ऑस्ट्रेलिया में रहती थी। लेकिन इतने समय बाद मायके लौटते हुए भी उसका मन उदास था। जैसे ही घर की गली में मुड़ी तो पुरानी सारी यादें आंखों के सामने घूमने लगी। जिस जगह उसका सारा बचपन बीता था, आज इतने बरसों के बाद उसी जगह को देखकर वह बहुत ज्यादा भावुक हो उठी। मन में बहुत कुछ चल रहा था। जैसे ही सामने के घर की चौखट को देखा तो उसे वह दिन याद आ गया जिस दिन इसी घर की चौखट से वह अपने पति के साथ बेइज्जत होकर बाहर निकली थी। दरअसल 4 साल पहले जब प्रिया विकास के साथ कोर्ट मैरिज करके घर पहुंची थी, तो उसके भाई ने उन दोनों को खूब खरी खोटी सुनाई थी और उससे सारे रिश्ते खत्म कर लिए। और माता पिता को भी सख्ते से बोल दिया कि आज के बाद प्रिया से किसी का कोई भी संबंध नहीं होगा। वह हमारे लिए मर चुकी है और हम उसके लिए। उसके अपने माता पिता जो उस पर जान छिड़कते थे, अपने बेटे से ऊपर अपनी बेटी को रखते थे। लोक लाज के डर के कारण उन्होंने भी चुप्पी साध ली और उस दिन से लेकर आज तक किसी ने भी उसका हालचाल जानने की कोशिश तक नहीं की। इस नाराजगी के पीछे भाई का अपना भी एक कारण था। दरअसल वह अपनी बहन की शादी अपने बॉस से करवाना चाहता था ताकि उसे जल्दी से जल्दी तरक्की मिल सके। लेकिन प्रिया के इस कदम से उसके सारे मंसूबों पर पानी फिर गया था। इसी मनमुटाव के चलते अपने मायके से प्रिया का रिश्ता टूट चुका था। परंतु 2 दिन पहले ही जब उसके भाई का फोन आया, वह तो पुरानी बातों की कड़वाहट दिल में फिर से उभर आई। आज इतने दिनों बाद मेरी याद कैसे आ गई? अब मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी, ये बोली। तभी सामने से उसके भाई सुमित की आवाज आई। प्रिया, अभी तक मुझसे नाराज हो क्या? इतने समय बाद भाई की आवाज सुनकर प्रिया का दिल भारी हो गया और आंखों से झमाझम आंसू गिरने लगे। फोन पर पीछे से प्रिया को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। वह दिल दहला देने वाली आवाजें, शायद उसकी माँ की थी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उसका भाई बोला, प्रिया, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन मैंने यह बताने के लिए फोन किया था कि पिताजी का देहांत हो चुका है और 1 हफ्ते बाद उनकी 13वीं की रस्म है। अगर संभव हो तो आ जाना, उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। पिता की मृत्यु की खबर सुनते ही जैसे एक पल को प्रिया का दिल धड़कना ही बंद हो गया था। उसी समय उसने फोन काट दिया और फूट फूट कर रोने लगी कि इतने वर्षों बाद अगर फोन आया भी तो पिताजी की मृत्यु की खबर के साथ। लेकिन प्रिया को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ इतनी अजीब तरीके की आवाजें क्यों निकाल रही थी। प्रिया का दिल बहुत बेचैन हो रहा था। थोड़ी देर में उसका पति विकास घर पहुंचा तो प्रिया को जोर जोर से रोता देखकर हैरान रह गया। क्या हुआ प्रिया, सब ठीक तो है? सुमित का फोन आया था, पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। यह बात सुनकर विकास ने रोती हुई प्रिया को हौसला दिया और थोड़ा शांत करवाया। फिर प्रिया बोली कि हमें आज ही घर के लिए निकलना होगा। तो विकास बोला, लेकिन प्रिया, मेरे ऑफिस में इंस्पेक्शन चल रही है, इसलिए मेरा जाना तो संभव नहीं हो पाएगा। फिर प्रिया बोली, कोई बात नहीं, मैं आज शाम की फ्लाइट से ही भारत चली जाती हूँ। तो विकास बोला, लेकिन प्रिया तुम अकेली कैसे? फिर प्रिया ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी सहेली को फोन कर दूंगी, वह मुझे एयरपोर्ट पर लेने आ जाएगी। तो विकास बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी टिकट बुक करवा देता हूँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि वहाँ ज्यादा देर तक मत रुकना, जल्दी आने की कोशिश करना। अपने पति को अलविदा कहकर प्रिया भारत जाने वाली फ्लाइट में बैठ गई, परंतु समय तो जैसे काटे ही नहीं कट रहा था। रह रहकर पिता की याद और माँ की चिंता उसे खाए जा रही थी। फिर जहन में बचपन की खट्टी मीठी यादें दौड़ने लगी। किस तरह बचपन में उसके पिता हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखते थे। भाई बहन में भी जब भी लड़ाई होती थी, माता पिता हमेशा प्रिया का ही साथ देते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया था कि यह सब सोचते हुए उसके कानों में आवाज पड़ी कि फ्लाइट रामपुर पहुंचने वाली है।
कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। इतना सुनते ही प्रिया की आंखों में एक चमक आ गई, लेकिन फिर 4 साल बाद घर वापस लौटने की खुशी को पिता की मृत्यु के गम की चादर में ढक दिया। जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकली तो देखा उसकी सहेली मानसी हाथ हिलाकर उसे अपनी तरह बुला रही थी। प्रिया और मानसी बहुत अच्छी सहेलियां थी, जिन्होंने बचपन एक दूसरे के साथ बिताया था। हालांकि प्रिया के विदेश जाने के बाद भी वो दोनों अलग हो गई थी, परंतु अक्सर फोन पर वे दोनों एक दूसरे से खूब हालचाल बांटा करती थी। प्रिया की शादी के बाद मानसी की भी शादी हो गई। उसके पति एक डॉक्टर थे। बहुत वर्षों बाद आज एक दूसरे से मिलकर दोनों की आंखों में आंसू छलक आए थे। चलो प्रिया, गाड़ी में पहले मेरे घर चलते हैं, मानसी ने कहा तो प्रिया बोली, मानसी मैं तुम्हारे घर फिर आऊंगी, पहले मुझे माँ से मिलने उनके घर जाना है। ठीक है प्रिया, जैसा तुम्हें ठीक लगे। ऐसा कहते हुए मानसी ने गाड़ी स्टार्ट की और प्रिया से सारा हालचाल पूछने लगी। बातचीत करते समय सफर कैसे कट गया पता ही नहीं चला। मानसी मुझे यहाँ नुक्कड़ पर ही छोड़ दो, आगे मैं खुद चली जाऊंगी, कल मिलते हैं। ऐसा कहते ही गाड़ी से उतरी, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ी उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। कानों में 4 साल पहले बोली गई अपनी भाई की कड़वी बातें अभी तक गूंज रही थी। घर के बाहर तक तो पहुंची तो आसपास पसरे सन्नाटे ने उसे संशय में डाल दिया। दिल को एक अनजाना सा डर सता रहा था। जैसे ही प्रिया घर की घंटी बजाने लगी तभी उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। दरवाजा खोलकर जैसे ही वह अपना कदम अंदर रखने लगी, उसी समय माँ के कमरे से दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी और फिर अचानक किसी ने अंदर से दरवाजा जोर से पीटना शुरू कर दिया। तभी लाल साड़ी पहने सजी धजी एक युवती कमर मटकाते हुए उस कमरे की तरफ बढ़ी और दरवाजा खोलते हुए अंदर बैठी बूढ़ी महिला पर जोर जोर से चिल्लाने लगी। क्या हो गया? कौन सी आफत आ गई जो दरवाजे तोड़ने पर तुली हो? वह बूढ़ी महिला डर के मारे एक कोने में जाकर दुबक गई। उसी बूढ़ी औरत के बाल बिखरे हुए थे, मैले कुचैले से कपड़े पहने हुए थी और शरीर कंकाल मात्र रह गया था। यह सारा दृश्य देखते हुए दरवाजे पर खड़ी प्रिया की हैरानी का ठिकाना न रहा। उसका शक यकीन में बदल गया और वह रोते हुए जोर से चिल्ला पड़ी, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह से बात करने की? माँ, यह क्या हो गया है तुम्हें? प्रिया की आवाज सुनते ही उस युवती ने उसकी तरफ मुड़ कर देखा और तभी सुमित भी अपने कमरे से बाहर आ गया और अरे प्रिया, तुम आ गई, आओ बैठो ना। फिर उस लाल साड़ी वाली युवती की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह सोनल है, मेरी पत्नी। सोनल, यह प्रिया है, सुमित ने सोनल से कहा तो सोनल बोली, अरे मैं तो पहचान ही नहीं पाई, दरअसल आज तक कभी मिले नहीं ना, इसीलिए। अरे सोनल, तुम अभी तक खड़ी हो? प्रिया के लिए चाय पानी लेकर आओ, कितनी दूर से आई है वह। लेकिन अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर प्रिया अभी तक स्तब्ध थी। फिर सुमित आंसू बहाता हुआ बोला, देखो ना प्रिया, सारे मुसीबत के बादल हम पर ही टूटने थे। उधर पिताजी चले गए और यहाँ देखो माँ की हालत क्या हो गई है। लेकिन माँ को हुआ क्या है? तुमने उन्हें कमरे में क्यों रखा है? तो सुमित बोला, प्रिया, माँ का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। बीमार तो वह पहले से ही चल रही थी, लेकिन पिताजी के जाने के बाद वह पागल सी हो गई है। जोर जोर से रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। खाना खाने के बाद भूल जाती है कि खाना खाया है। कभी कभी तो दिन में कई कई बार नहा लेती है और कभी नहाने के बाद बिना कपड़े पहने ही बाहर आ जाती है। और हद तो तब हो गई जब वह कोई भी सामान उठाकर हम पर फेंकने लगे। तब तुम ही बताओ, हम उन्हें कमरे में बंद न करें तो क्या करें? मैं माँ से मिलना चाहती हूँ, प्रिया ने कहा। और सुमित के मना करने पर भी प्रिया माँ के कमरे में चली गई। तभी उसकी माँ चिल्लाई, चली जाओ यहाँ से, कौन हो तुम? मेरे पास मत आना। और पास पड़ा गिलास प्रिया की ओर दे मारा। माँ की ऐसी हालत को देखते ही प्रिया सन्न रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर माँ ऐसी हालत में पहुंची तो पहुंची कैसे। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े।
फिर धीरे धीरे अपनी माँ की ओर बढ़ी और बोली, मैं प्रिया हूँ, मैं आपकी बेटी। प्रिया की आवाज़ सुनते ही बूढ़ी माँ थोड़ी सी शांत हो गई। प्रिया ने देखा कि उसकी माँ के चेहरे और बाजू पर कुछ निशान थे जो उसके दिमाग में बहुत से प्रश्न खड़े कर रहे थे। तभी उसकी माँ बोलने लगी, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। तभी सुमित बोला, देखा, तुमने ये खाना खाकर भूल जाती हैं और फिर कहती हैं कि किसी ने खाने को कुछ दिया ही नहीं। सुबह से 2 बार खाना खा चुकी हैं। अरे तो क्या हुआ, उन्हें फिर से भूख लगी होगी। ऐसा कहते हुए प्रिया तुरंत रसोई घर में गई और अपनी माँ के लिए खाना पका कर ले आई। बड़े प्यार से माँ को खाना खिलाने लगी। थोड़ा प्यार पाते ही बूढ़ी माँ एकदम शांत हो गई और खाना खाकर संतुष्टि महसूस करने लगी थी। लेकिन माँ कुछ बोल नहीं रही थी। फिर प्रिया तुरंत बाहर आ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उससे अपनी माँ की यह हालत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी उसका भाई बाहर आया तो वह पूछने लगी, क्या तुमने माँ को डॉक्टर को नहीं दिखाया? माँ की हालत इतनी खराब है तो उनका अच्छे से इलाज करवाओ। फिर सुमित आंखों में आंसू लिए बोला, मैंने माँ को बहुत से डॉक्टर के पास दिखाया, लेकिन उन्होंने माँ के इलाज का खर्चा बहुत ज़्यादा बताया है और मेरे पास इतना पैसा नहीं है। लेकिन सुमित, पिताजी ने भी तो कुछ बचत की होगी ना, कुछ तो पैसा वह भी देकर गए होंगे तुम्हें। अरे प्रिया, इसी बात का तो रोना है। पिताजी ने सारी बचत एक एफडी के रूप में बनवा ली और उन्होंने वह अपनी और अपनी सारी जमीन तुम्हारे नाम कर दी है। मेरे हिस्से आया तो सिर्फ यह मकान और उनकी दुकान, जो अभी भी पिताजी ने माँ के नाम पर की है। उनके बाद ही मकान और दुकान में पर मेरा हक होगा। उन्होंने मेरे साथ ऐसा सलूक किया जैसे मैं उनका कुछ लगता ही नहीं। बोलते बोलते सुमित के हृदय की कड़वाहट सामने आने लगी। अपने भाई की यह बात सुनकर प्रिया तुरंत बोली, मुझे उनकी जायदाद में से कुछ नहीं चाहिए, बस तुम माँ का अच्छे से इलाज करवाओ। मेरी माँ ठीक रहे, मैं इसी में खुश हूँ। प्रिया की यह बात सुनकर सुमित और उसकी पत्नी सोनल की आंखों में चमक आ गई, जैसे कि उसकी मुराद पूरी होने जा रही हो। तभी सुमित बोला, प्रिया, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम एक जिम्मेदार बहन और बेटी हो। पिताजी की 13वीं के बाद हम वकील साहब को घर पर ही बुला लेंगे। तुम जमीन के कागजों पर दस्तखत कर देना। सुमित और सोनल को अपने मंसूबे कामयाब होते नजर आ रहे थे। मन ही मन सुमित सोच रहा था कि लगे हाथ बाकी की जायदाद के कागजों पर भी अपनी पागल हो चुकी माँ के अंगूठे के निशान लगवा लूंगा और प्रिया के जाने के बाद उन्हें किसी पागल खाने में छोड़ आऊंगा। अगले दिन जब प्रिया अपनी सहेली से मिलने जाने के लिए घर से बाहर निकली, तभी पीछे से किसी ने उसे आवाज लगाई। उसने मुड़कर देखा तो ममता आंटी अपने घर के बाहर चारपाई बिछाकर बैठी थी। देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ममता आंटी उसकी माँ की अच्छी सहेली हुआ करती थी। उनके बुलाने पर प्रिया थोड़ी देर उनके पास जाकर बैठ गई। ममता आंटी के साथ अपने माता पिता के बारे में बातचीत करते करते प्रिया की आवाज रुआंसी हो गई। तभी आंटी ने कहा, प्रिया बिटिया, तेरे माता पिता के साथ जो कुछ भी हुआ है वह सब तुम्हारे भाई और भाभी का किया धरा है। अक्सर तुम्हारे पिताजी के साथ सुमित की बहस हो जाया करती थी। झगड़ों की आवाज बाहर तक आती थी और धीरे धीरे तुम्हारे पिताजी बीमार रहने लगे, परंतु उनका इलाज भी अच्छे से नहीं करवाया गया। धीरे धीरे तुम्हारे पिताजी बिल्कुल लाचार हो गए। घर का सारा काम तुम्हारी माँ से नौकरानियों की तरह करवाया जाता था। 2 दिन पहले तो कुछ लोगों ने घर से मारने पीटने तक की आवाज़ सुनी है। उनकी बात सुनकर प्रिया का मन बुरी तरह से बेचैन हो गया। फिर ममता आंटी ने कहा, सुमित और सोनल तो तुम्हारी माँ को घर से बाहर तक नहीं निकलने देते। कहीं जाते भी हैं तो घर को ताला लगा कर जाते हैं, और ऐसी परिस्थितियों में तो अच्छा भला इंसान पागलों की तरह व्यवहार करने लगता है। यह सब बातें सुनकर प्रिया ने अपनी सहेली के घर न जाना ही मुनासिब समझा
और वापस अपने घर लौट आई। रह रहकर ममता आंटी की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। 3 दिन बीत चुके थे और प्रिया अपनी माँ का खूब अच्छे से ख्याल रख रही थी। माँ को अच्छे से खाना खिलाना, नहलाना, धुलाना सब प्रिया ही कर रही थी। माँ की तबीयत में भी अब सुधार आने लगा था। आज पहली बार माँ ने उसे बेटी कहकर संबोधित किया तो प्रिया के चेहरे पर एक मुस्कान दौड़ आई। अपनी माँ से गले लगकर खूब रोई। इधर जब उसके भाई भाभी घर वापस लौटे तो सोनल ने अपनी सास के कमरे में देखा और दौड़ते दौड़ते अपने पति के पास गई और बोली, तुम्हारी माँ तो आज भली चंगी बैठी है और अपनी बेटी के साथ बातें भी कर रही है। अपनी माँ के ठीक होने की बात सुनकर सुमित हैरान रह गया और बोला, क्या तुमने माँ को वह गोली नहीं दी? अरे कैसे देती? 3 दिन से तुम्हारी बहन उनकी हर एक चीज का ध्यान रख रही है। खाने से लेकर उनकी साफ सफाई तक सारे काम वही करती है। मुझे तो मौका ही नहीं मिल रहा उन्हें गोली खिलाने का, सोनल ने झुंझुलाते हुए कहा। उसी समय सुमित ने एक शीशी में से गोली निकाली और पानी लेकर अपनी माँ के पास गया और फिर माँ का ध्यान रखने का ढोंग करते हुए बोला, माँ यह विटामिन की गोली है, अगर नहीं खाई तो कमजोरी आ जाएगी। ऐसा कहते हुए उसने अपनी माँ के मुंह में गोली डालकर तुरंत उन्हें पानी पिला दिया और चुपचाप खिसक गया। उसके आधे घंटे बाद प्रिया यह देखकर हैरान रह गई कि उसकी माँ की हालत वापस पहले जैसी हो चुकी थी। उन्हें फिर से पागलपन का दौरा पड़ गया था। प्रिया की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बैठे बैठे उसे ध्यान आया कि थोड़ी देर पहले ही सुमित ने माँ को कोई दवाई खिलाई थी। ये सोचते ही वह तुरंत उठकर रसोई घर में गई तो उसे वहां दवाई की एक शीशी रखी नजर आई। इतनी जल्दी से उस दवाई की फोटो खींचकर अपनी सहेली के मोबाइल पर भेज दी और उसे उस दवाई के बारे में पता करने को कहा। इधर जब प्रिया माँ के कमरे में आई तो उसने देखा कि माँ तो सो चुकी है। उस समय प्रिया स्वयं को बहुत ही लाचार और अकेला महसूस कर रही थी। आज उसे अपने पिता की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। पिता को याद करते करते उसने अपने पिता की अलमारी खोली और उनके कपड़े उठाकर देखते हुए पुरानी यादें ताजा करने लगी। अलमारी में देखते देखते उसकी नजर अपने पिता की डायरी पर गई। उसने तुरंत डायरी उठाई और उसे पढ़ना शुरू किया। उस डायरी में उसके पिता ने प्रिया और सुमित के बचपन से लेकर बड़े होने तक की सभी यादों को संजो कर रखा था। तभी उसकी नजर डायरी के पन्ने पर गई जिस पर लिखा था, एक पत्र मेरी बेटी के नाम। प्रिया ने उसे पढ़ना शुरू किया। बेटी, तुम जानती हो, जब तुम्हें इस घर से तुम्हारे भाई ने बाहर निकाला था उस दिन मेरे और सुमित के बीच बहुत कहासुनी हुई थी और मुझे माफ करना बेटा, उस दिन मैं कुछ नहीं कह सका। मैं इस रिश्ते के खिलाफ नहीं था, मैं तुम्हें वापस बुलाना चाहता था, लेकिन सुमित ने मेरे पैरों में लोक लाज की बेड़ियां डाल दी और मुझे रोक दिया। मैंने तुझे फोन पर बात करने की कोशिश की तो सुमित ने साफ साफ कह दिया कि वह मुझे तुम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। चाहते हुए भी मैं तुमसे संपर्क नहीं कर पाया। इसके बाद सब कुछ सामान्य होने लगा तो एक दिन मैंने जायदाद के बंटवारे की बात कही। मैं जायदाद में तुझे बराबर का हिस्सा देना चाहता था और इसी बात पर सुमित बौखला गया। उस दिन घर में खूब लड़ाई हुई। फिर तेरे भाई के सिर पर सोनल से शादी करने का भूत सवार हो गया और मैंने कहीं से पता लगाया तो सोनल और उसके घर वालों के बारे में किसी ने भी अच्छी राय नहीं दी। सोनल का चाल चलन भी अच्छा नहीं था, लेकिन जब मैंने यह सब बातें तेरे भाई से कही और यह भी कहा कि जब प्रिया ने लव मैरिज की थी तब तूने उसका विरोध क्यों किया था, तब लोक लाज बीच में कैसे आ गई थी और आज लोक लाज का ख्याल तुझे क्यों नहीं रहा। लेकिन वह तो सोनल के प्रेम में इतना पागल था कि उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना पसंद करता था। मेरी इतनी बात सुनते ही उसने तो मुझ पर हाथ ही उठा दिया। इतना पढ़ते ही प्रिया भौंचक्की रह गई। आज वह बहुत असहाय महसूस कर रही थी और सोच रही थी कि माता पिता पर हाथ उठाना कहाँ का धर्म है। आज उसे अपने भाई पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह खुद से ही बोल उठी, दिल तो करता है कि अभी जाकर अपने भाई भाभी के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़कर
अपने माता पिता पर किए गए अत्याचार का बदला ले लूं, लेकिन नहीं। जो कुछ इन लोगों ने किया है इसका बदला सिर्फ 2 तमाचे से नहीं लिया जा सकता। फिर उसने पत्र पढ़ना शुरू किया। तुम्हारे भाई के विरोध के बावजूद मैंने अपनी जायदाद 2 हिस्सों में बांटी है, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैंने सब कुछ सुमित के नाम कर दिया तो कल को वह हमें पूछेगा भी नहीं। मेरी और तुम्हारी माँ की जो हालत है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भाई भाभी हैं। लेकिन मुझे अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है, वह बहुत समझदार है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरी बच्ची, हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हारा अभागा पिता। अपने पिता की डायरी में रखा पत्र पढ़कर प्रिया फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय उसने अपनी सहेली को फोन किया। हेलो मानसी, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे अभी मिलना है। तभी मानसी ने कहा, हाँ प्रिया, मैं तुम्हें फोन करने ही लगी थी। मुझे दवाई के बारे में तुम्हें कुछ बताना है। क्या? मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर प्रिया ने फोन रखा और तुरंत अपनी सहेली से मिलने के लिए चली गई। जैसे ही प्रिया मानसी के पास पहुंची तो मानसी ने हैरानी से पूछा, प्रिया, जिस दवाई की फोटो तुमने मुझे भेजी थी वह दवाई किसके लिए है? तो प्रिया ने कहा, यह दवाई मेरी माँ की है। मैं यही जानना चाहती थी कि क्या वह विटामिन की दवाई है या किसी और चीज की। तभी मानसी ने कहा, प्रिया, फिर तो तुम्हारे घर में बहुत बड़ी साजिश चल रही है, क्योंकि यह दवाई कोई सामान्य दवाई नहीं है। यह तो एक धीमा जहर है जो धीरे धीरे इंसान का मानसिक संतुलन बिगाड़ने लगता है और एक समय के बाद इंसान की ऐसी हालत हो जाती है कि वह पूरी तरह से पागल हो जाता है। प्रिया को तो जैसे यह बात सुनकर अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि उसका भाई इस हद तक बिगड़ सकता है कि जमीन जायदाद के लिए अपनी माँ को पागल करने की साजिश रच रहा है। वह सब सोचकर प्रिया धम्म से सोफे पर अपना सिर पकड़कर बैठ गई। फिर उसने पिताजी की डायरी में लिखी हुई सारी बातें अपनी सहेली को बताई। हे भगवान, इतना बड़ा धोखा! तुम्हारे भाई भाभी ने तो इतना बड़ा प्लान बनाया था सारी जमीन जायदाद हासिल करने के लिए। प्रिया मन ही मन गुस्से से आग बबूला होते हुए बोली, प्लान तो अब मैं बनाऊंगी मानसी, और मुझे उसमें तुम्हारा साथ चाहिए। तो मानसी बोली, प्रिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता मत करो। बताओ क्या प्लान है। दोनों आपस में कुछ बातचीत करते हैं और फिर कुछ देर के बाद प्रिया घर वापस आ गई। अगले दिन सुबह प्रिया ने अपने भाई से कहा, भाई, पिताजी कि 13वीं के बाद मैं एयरपोर्ट के लिए निकल जाऊंगी, मेरी शाम की फ्लाइट है। तभी सुमित सक पका कर बोला, अरे पर मुझे तो तुमसे कागजों पर दस्तखत करवाने हैं। तुम्हें जाना है तो मैं पहले ही वकील साहब को फोन कर देता हूँ। पिताजी के 13वीं का कार्यक्रम समाप्त होते ही तुम जमीन के कागजों पर दस्तखत कर देना और फिर चली जाना। नियत समय पर पंडित जी भी पहुंच गए और 13वीं की क्रिया शुरू हो गई। धीरे धीरे सभी पड़ोसियों और रिश्तेदारों का आना भी शुरू हो गया। कथा समाप्त होने के पश्चात पंडित जी ने दिवंगत आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना की और लोग माइक पर आकर उनके बारे में अपने अच्छे विचार व्यक्त करने लगे। फिर सुमित उठा और अपने माता पिता को अपना भगवान बताते हुए उनके विषय में अच्छा अच्छा बोलने लगा। प्रिया का एक मन तो हुआ कि उसी समय उठे और सुमित की असलियत जग जाहिर कर दे, परंतु उस समय उसने स्वयं पर काबू रखा। शायद वह किसी का इंतजार कर रही थी। सुमित सब लोगों के सामने अच्छा बनने का ढोंग कर चुका था। थोड़ी देर बाद प्रिया ने अपने माता पिता को श्रद्धांजलि देते हुए बोलना शुरू किया। तभी उसकी नजर सुमित पर पड़ी। सुमित के साथ वकील साहब बैठे हुए थे, जो कि उसे सारे कागजात दिखा रहे थे। प्रिया की आंखों आंसुओं से भर उठी थी। तभी उसने दरवाजे की ओर देखा तो मानसी अपने पति के साथ वहां पहुंच चुकी थी। अब प्रिया का हौसला बढ़ चुका था। अपने पिता के बारे में बोलने के बाद प्रिया ने कहा, मुझे आप सब लोगों से एक जरूरी बात करनी है। आप लोग शायद जानते नहीं कि मेरे भाई की नज़र में मेरी औकात केवल एक टुकड़ा जमीन है।
प्रिया की यह बात सुनकर सब लोग हैरान रह गए। फिर प्रिया बोली, जी हाँ, वह जमीन जो मेरे पिताजी मेरे नाम पर करके गए थे, उसी जमीन के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है। अगर वह जमीन मेरे नाम पर ना होती तो मुझे तो यह भी पता नहीं चलता कि मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसी समय उसका भाई सुमित खड़ा हो गया और गुस्से से उसकी ओर देखने लगा। फिर प्रिया बोली, यह बात अपने दिमाग से पूरी तरह निकाल दो कि माँ बाप की जमीन या जायदाद पर बेटियों का हक नहीं होता। अरे हम बेटियां तो अपना हक केवल इसीलिए छोड़ देती हैं ताकि उनके माता पिता को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन तुम्हारी इस हरकत ने इस बार इतनी बात तो साफ है कि मेरा मायका हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, और जो बीते कुछ समय से तुमने और तुम्हारी पत्नी ने मेरी माँ और पिताजी के साथ किया है, उसके लिए तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हारी एक एक हरकत का हिसाब होगा। प्रिया को ऐसा बोलते देखकर सुमित उसके पास जाकर उसे धमकाते हुए बोला, प्रिया, तुम जो बोलने के लिए आई थी वही बात बोलो और दफा हो जाओ यहाँ से। कोई फालतू बात की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी सोनल सुमित के पास आई और उसे चुप रहने का इशारा करने लगी और फिर प्रिया को बोली, दीदी, आप अपने घर की बातें सबके सामने क्यों खोल रही हैं? अगर आप यहाँ घर के झगड़े लेकर बैठ जाएंगे तो क्या पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी? फिर प्रिया ने कहा, अरे वाह, जिन लोगों के कारण मेरे पिता इस दुनिया से तड़प तड़प कर विदा हुए, वही लोग आज उनकी आत्मा की शांति की बात कर रहे हैं। लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगी। आखिर सबको पता लगने दो कि एक जमीन का टुकड़ा इंसान को किस हद तक गिरा देता है। फिर प्रिया ने अपने पर्स से वह दवाई निकाली और बोली, ये देखिए, यह वह दवाई है जो मेरे भाई और भाभी मेरी माँ को देते थे। और आप लोगों को यह जानकर हैरानी होगी कि यह कोई दवाई नहीं बल्कि एक जहर है जो इंसान को पूरी तरह पागल बना देता है। यह क्या बकवास कर रही हो प्रिया? यह सब तुम्हारी चाल है मुझे बदनाम करने के लिए। अरे सुमित, अभी तो पिताजी की डायरी पढ़ना भी बाकी है, प्रिया ने कहा। तो सुमित और सोनल सकते में आ गए। तभी सोनल ने सुमित को चुपचाप वहां से खिसक चलने के लिए इशारा किया। जैसे ही वह दोनों वहां से निकलने लगे, उसी समय पुलिस भी मौके पर आ गई और सुमित और सोनल को पकड़ लिया। तभी प्रिया बोली, क्यों सुमित, यहाँ से चुपचाप खिसक रहे थे? जमीन अपने नाम नहीं करवानी? तभी प्रिया ने वकील साहब के हाथ से वह कागज लिए जिन जिन पर सुमित उसके हस्ताक्षर करवाना चाहता था और सारे सबूत पुलिस के हाथ में दे दिए। फिर मानसी के डॉक्टर पति ने दवाई की रिपोर्ट पुलिस के हवाले कर दी और उसकी पत्नी सोनल की रची रचाई साजिश धरी की धरी रह गई। धोखेबाज पति पत्नी को कोर्ट के द्वारा 3 साल की कैद की सजा सुनाई गई और संपत्ति का फैसला प्रिया के हाथ में आया। प्रिया को संपत्ति का कोई लालच नहीं था। माता पिता का पुश्तैनी घर और दुकान उसने अपने भाई को ही दे दी क्योंकि वह किसी का हक रखना नहीं चाहती थी, और अपने हिस्से की जमीन बेचकर मिले पैसे उसने वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम में बांट दिया और अपनी माँ को लेकर हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गई। ऑस्ट्रेलिया जाकर उसने अपनी माँ की खूब सेवा की और कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताइएगा। एक बेटी होना कितना जरूरी है, इस कहानी से आपको समझ आ गई होगी।